हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2019 से 2025 तक बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर साल रिपीट होता है। तो देखिए, बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो इसकी परिभाषा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर होता है F/Q0। अब देखिए, अगर आपको इसका मात्रक नहीं पता है तो आप इसका मात्रक इसके सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि देखिए, F का मात्रक क्या होता है? F यानी कि बल, तो बल का मात्रक क्या होता है? ये होता है न्यूटन। और बात करें Q0, ये क्या होता है? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या निकल कर आ गया है? न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए, यहाँ पर भी यही लिखा है, मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चैप्टर नंबर 1 से 14 तक बार बार पूछे जाने वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आपको क्या करना है? आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि 2019 से 2025 तक सारे पेपर सेट में बार बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आपने इस वीडियो से ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए ना, तो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये यहाँ से कवर हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में मात्रक लिखिए। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के विलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के विलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं फाई से। इसको बोलते हैं फाई। ठीक है। और देखिए, इसका सूत्र होता है फाई इजिकल टू ई इंटू ए। क्या होता है? फाई इजिकल टू ई इंटू ए। क्योंकि देखिए, इसमें लिखा है ना, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फाई इजिकल टू क्या हो गया? ई इंटू ए। और बात करें मात्रक की, मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक इसका वोल्ट इंटू मीटर। क्या है इसका मात्रक? मात्रक इसका वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप चाहे तो इसका डायग्राम बना सकते हैं, और नहीं भी चाहे तो नहीं बना सकते, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया था, वैद्युत बल संबंधी कूलम का नियम लिखिए। तो हमें यहाँ पर विद्युत बल संबंधी कूलम का नियम लिखना है। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालते हैं, कूलम का नियम। इसमें हम लिखते हैं, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है कूलम का नियम? इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बात करें इसके सूत्र की, तो इसका सूत्र होता है F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है इसका सूत्र? इसका सूत्र होता है F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। तो हमें यहाँ पर लेंज का नियम लिखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम। तो इसमें हम लिखते हैं, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। तो लेंज का नियम क्या होता है? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लेंज का नियम कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेंज का नियम, और हर साल पूछा जाता है। अब देखिए, इसी में हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वप्रेरण गुणांक क्या है। तो हमें यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसका मात्रक भी लिखेंगे और इसका सूत्र भी देखेंगे। तो देखिए, बात करें स्वप्रेरण गुणांक की, तो इसमें हम लिखते हैं, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युतवाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। क्या होता है? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युतवाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। क्या होता है? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युतवाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। और बात करें इसके सूत्र की, तो इसका सूत्र होता है L इजिकल टू माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। तो क्या होता है इसका सूत्र? इसका सूत्र होता है L इजिकल टू माइनस
E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, या आप चाहे तो इस डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, या तो आप चाहे ये वाला सूत्र लिख सकते हैं या ये वाला सूत्र, आपके इसमें नंबर नहीं कटेंगे, इन दोनों में से आप अगर एक लिखते हो तो। और बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक इसका हेनरी, तो स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या है, हेनरी। और देखिए ज्यादातर आपसे बहुविकल्प उत्तर प्रश्न में पूछा गया है कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक है हेनरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका परिणमन अनुपात लिखिए। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और हमें इसका परिणमन अनुपात भी लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसफार्मर अनुन्वय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर, तो ये अनुन्वय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात करते हैं इसके परिणमन अनुपात की, तो ये क्या है, यह ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अथवा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, पहली बात तो ये थी कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो अनुन्वय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब हमें लिखना था इसका परिणमन अनुपात, तो हमने ब्लैक पेन से हेडिंग डाली है परिणमन अनुपात, इसमें हमने लिखा है ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अथवा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। तो R इजिकल टू होता है NS अपॉन NP, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध लिखिए। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रत्यावर्ती धारा, तो IRMS बराबर होता है I नोट अपॉन √2, जहां पर IRMS क्या है, यह धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो IRMS क्या है, यह धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और बात करें I नोट की तो यह धारा का शिखर मान। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध क्या है, यह IRMS इजिकल टू I नोट अपॉन √2, जहां पर IRMS क्या है, यह धारा का वर्ग माध्य मूल मान और I नोट है धारा का शिखर मान। अब देखिए हम इसमें नोट करके लिखते हैं, या आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि यदि प्रत्यावर्ती वोल्टा का पूछे तो उनके बीच में संबंध क्या होगा। अगर प्रत्यावर्ती वोल्टा का पूछे तो यहाँ पर तो I था, लेकिन यहाँ पर पूछा है वोल्टा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I की जगह बस V हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा VRMS इजिकल टू V नॉट अपॉन √2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है LR परिपथ तथा LCR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर LR परिपथ और LCR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र लिखना। तो एक तरफ लिखेंगे हम LR परिपथ और एक तरफ लिख लेंगे LCR परिपथ। तो LR परिपथ का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Z इजिकल टू √R² प्लस XL²। क्या होता है, LR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र Z इजिकल टू √R² प्लस XL²। और बात करें LCR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र, तो ये होता है Z इजिकल टू √R² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जहां पर प्रेरक की प्रतिघात क्या है, XL इजिकल टू क्या होता है ओमेगा L, और धार्य प्रतिघात क्या होता है XC बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो आप चाहे तो यहाँ पर इसका XL और XC का नाम भी लिख सकते हैं, और ये क्या होता है, XL क्या होता है, ये होता है प्रेरक की प्रतिघात, तो XL बराबर क्या होता है ओमेगा L। और बात करें XC की तो ये होता है धार्य प्रतिघात यानी कि XC, तो इसका जो वो होता है सूत्र होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो आप चाहे तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर विस्थापन धारा लिखना है और उसका सूत्र लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वह धारा जो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। तो विस्थापन धारा किसे कहते हैं, वह धारा जो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। और बात करें इसके सूत्र की, तो इसका सूत्र होता है ID इजिकल टू डी फाई ई अपॉन dt इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है ID इजिकल टू डी फाई ई अपॉन dt इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है एक्स किरणों के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक्स किरणों के दो प्रमुख उपयोग लिखने हैं। तो पहला है वैज्ञानिक अनुसंधान में और दूसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो एक्स किरणों के दो प्रमुख उपयोग क्या है, पहला तो वैज्ञानिक अनुसंधान में और दूसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा किरचॉफ का धारा नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप कहां से और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है ये आप कमेंट करके जरूर बताना। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहां तक पहुंच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है।
तो चलिए देखते हैं किरचॉफ का धारा नियम। अब देखिए किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, और देखिए किरचॉफ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल रिपीट होता है। यानी कि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो 7 पेपर सेट में से सभी पेपर सेट में आपको किरचॉफ का नियम देखने को जरूर मिलेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए किरचॉफ ने दिए थे 2 नियम। पहला नियम था धारा का नियम जिसे हम संधि का नियम भी बोल देते हैं, ठीक है, और दूसरा नियम था वोल्टा का नियम जिसे हम बंदपाश का नियम भी बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे किरचॉफ का धारा नियम या संधि का नियम। इसमें हम लिखते हैं किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या होता है, ये धाराएं आकर मिल रही है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसकी ओर आ रही है यानी कि I1, ये भी इसकी ओर आ रही है I2। अब ये क्या है, ये इससे दूर जा रही है और ये भी इससे दूर जा रही है और ये भी इससे दूर जा रही है, ठीक है। तो जो इसके पास आ रही है, ये देखिए ये आ रही है इसके पास, लेकिन इससे दूर जा रही है, तो जो दूर जा रही है वो आ जाएगा माइनस का I4 और माइनस का I5। जो पास आ रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो होंगे प्लस में। तो यानी कि इनका योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर हो जाएगा, I4 प्लस I5 के, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर आते हैं माइनस के I4 और माइनस के I5, तो हमें माइनस का निकलना था, हमें बराबर के दूसरी तरफ भेज के हमने यहाँ पर क्या किया, इसको I4 और I5 को हमने यहाँ पर प्लस का बना लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, 2 समस्त धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 समस्त धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखना है। तो वो हम लिखते हैं 2 समस्त धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, F इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन R इंटू L। तो ये क्या है, ये है 2 समस्त धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। तो F इज इक्वल टू होता है न्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन R इंटू L। अब देखिए अगर प्रति लंबाई पर पूछे तो होगा क्या होगा, अगर पूछे प्रति लंबाई पर तो हो जाएगा F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I1 इंटू I2 अपॉन में R, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर प्रति लंबाई पर पूछे तो क्या हो जाएगा, ये जो लंबाई है ये अपॉन में चला जाएगा और बाकी ऐसा का ऐसा एज इट इज ऐसे रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय प्रत्येक पदार्थ का एक उदाहरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय प्रत्येक पदार्थ का एक उदाहरण लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रतिचुंबकीय, तो इसका उदाहरण है सोना, चांदी, हीरा आदि। और बात करें अनुचुंबकीय की, तो इसका उदाहरण है सोडियम, लवण का विलयन, कॉपर सल्फेट। और आगे देखिए लोह चुंबकीय, तो इसका उदाहरण हो जाएगा लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसमें हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर आवेशित कण के अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो ये क्या होता है, ये होता है J इज इक्वल टू I अपॉन A होता है, ठीक है। और देखिए I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है NeAVD, जहां पर J क्या है, J धारा घनत्व है, ठीक है। तो J इज इक्वल टू हो जाएगा NeAVD अपॉन में A। तो इस A से A कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर क्या हो जाएगा, NeVD, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, हमसे यहाँ पर पूछा गया था आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध लिखिए। तो हमने यहाँ पर अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध लिख रहा था। तो J इज इक्वल टू होता है I अपॉन A, और हम जानते हैं I बराबर होता है NeAVD। तो हम क्या करेंगे, हम इस I की जगह ये मान रख देंगे। तो जब हम ये मान रखेंगे तो इस A से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा J इज इक्वल टू NeVD, जहां पर J क्या है, J धारा घनत्व है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया, ओमीय प्रतिरोध क्या है, ओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टा तथा धारा के बीच ग्राफ कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और अनोमीय प्रतिरोध किसे बोलेंगे, अनोमीय प्रतिरोध उसको बोलते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, उसको अनोमीय प्रतिरोध बोलते हैं। और देखिए आप चाहे तो इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं, और खींचना ही क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर V है, यहाँ पर है I, ठीक है, ये है, और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार जा रहा है। तो ये ओमीय प्रतिरोध का ग्राफ है,
ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, धातु किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर साल रिपीट होता है। आप चाहे तो इस पर स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए अति लघु उत्तर प्रश्न में और बहुविकल्प उत्तर प्रश्न में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, यहाँ पर हमसे बोला गया है धातु की किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाती है तो तार का प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यदि किसी तार की लंबाई खींचकर n गुना कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। तो नया प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, r डैश से करेंगे। तो इसका सूत्र होता है नया प्रतिरोध r डैश इजिकल टू n स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है, n है यहाँ पर 2, क्योंकि लिखा था ना दोगुनी कर दी जाए, तो n बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हम सूत्र में मान रख देंगे, तो r डैश इजिकल टू हो जाएगा n स्क्वायर इंटू r। तो n की जगह क्या करेंगे, 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा r डैश इजिकल टू 2 का स्क्वायर इंटू r। तो ये हो जाएगा r डैश इजिकल टू 4r। तो हम यहाँ पर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुना। क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो आप चाहे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो ये हम लिखते हैं U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। और फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखना है। तो ये हम लिखते हैं विभवांतर तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध। तो ये हो जाएगा VD इजिकल टू EV अपॉन ML इंटू टाउ, इसको बोलते हैं टाउ। ठीक है, तो VD यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम नेमिंग करेंगे, VD है यहाँ पर अनुगमन वेग, E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और कैपिटल V क्या है, कैपिटल V है यहाँ पर विभवांतर, और स्मॉल v है यहाँ पर द्रव्यमान, और टाउ क्या है, यह है टाउ, यानी कि t को करके यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ दिया गया है, तो इसको बोलेंगे हम शांतिकाल। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखना है। हम जानते हैं वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत धारा होती है I और अनुगमन वेग होता है VD। तो इसके बीच संबंध लिखना है, तो I इजिकल टू होता है NEA VD, जहां पर I क्या है, धारा है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और A क्या है, A क्षेत्रफल है, और बात करें VD की तो VD अनुगमन वेग है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता होता है विभव परिवर्तन अपॉन दूरी परिवर्तन। तो यानी कि हो जाएगा विभव प्रवणता इजिकल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, वैद्युत विभव की परिभाषा मात्रक में विमा लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर वैद्युत विभव की परिभाषा लिखनी है, मात्रक लिखना है, विमा लिखनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसको, एकांक धन परीक्षण आवेश, इसको प्लस Q को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। और वैद्युत विभव का सूत्र होता है V इजिकल टू W अपॉन Q नॉट। तो बात करें इसके मात्रक की, इसका मात्रक क्या होगा, W, यानी कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और बात करें आवेश का मात्रक होता है कुलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कुलाम। और बात करें इसकी विमा की, विमा होती है ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे कुलाम के नियम से, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुलाम का नियम लेंगे। तो हम जानते हैं कुलाम का नियम क्या होता है, F इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इसकी दूरी आधी करनी है, तो R बराबर हो जाएगा R हाफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर देंगे F डैश इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R की जगह क्या करेंगे, R/2 कर देंगे। ठीक है, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे।
तो फिर जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब ये जो अपॉन में 4 था ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू 4 और ब्रैकेट में कर देंगे 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा 4F के। तो यानी कि बल क्या हो जाएगा, बल 4 गुना हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने बस लिया कुलाम का नियम। कुलाम का नियम लेने के बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन में बोला गया है दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि R बराबर क्या हो जाए R/2। तब हमने क्या कर दिया, इसमें R का मान रख दिया और ये बल F था तो इसे F डैश कर दिया। उसके बाद ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है अगला क्वेश्चन हमारा, आवेशों के बीच लगने वाले बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमेय सूत्र निकालिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर आवेशों के बीच लगने वाले बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमेय सूत्र लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कुलाम के नियम से। तो कुलाम का नियम कहता है F इज इक्वल टू 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चला इतना पोर्शन चला जाएगा इसके साथ और ये पोर्शन चला जाएगा इसके साथ, यानी कि हो जाएगा 4π इंटू एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर इंटू F इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर वैद्युतशीलता किसे कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं। इसका हमें विमेय सूत्र निकालना है। तो देखिए हम इसका विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब हमने ये किया है तो ये क्या निकल कर आया, 4π क्या है, 4π का मान क्या है, नगण्य यानी कि कांस्टेंट है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में F इंटू R स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, ये है आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। तो यानी कि हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कुलाम इंटू कुलाम। और बात करें F क्या होता है, F होता है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और बात करें दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर। यहाँ पर है स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक निकल कर आ गया है कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्योंकि फ्रेंड्स डायरेक्टली हमसे पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमसे इस क्वेश्चन पूछी गई है विमा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर विमा निकाल देंगे। अब देखिए आवेश, आवेश की विमा क्या होती है, हम जानते हैं Q इक्वल होता है I इंटू टी। तो I क्या है, I है यहाँ पर धारा जो कि होते हैं एम्पेयर, और टी समय, तो समय ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो ये जगह स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। बात करें बल की, बल की विमा क्या होती है ml t की पावर -2, और देखिए दूरी की क्या होती है L स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m की पावर -1, L की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। तो ये इसका विमेय सूत्र निकल कर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गॉस की प्रमेय लिखिए। तो देखिए गॉस की प्रमेय यहाँ पर तो अति लघु उत्तर प्रश्न में पूछी गई है, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो आप गॉस की प्रमेय पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाता है। तो देखिए गॉस की प्रमेय लिखनी होती है हमें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 इंटू Q। तो यहाँ पर हम चाहे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, रेखीय पृष्ठ घनत्व क्या है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं रेखीय पृष्ठ घनत्व में, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा Q/L। तो बात करें इसके मात्रक की, तो आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम, और बात करें L लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। तो इसका मात्रक निकल कर आ गया है कुलाम प्रति मीटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है संधि डायोड में अक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं संधि डायोड में पीएन के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेशवाहक उपलब्ध नहीं होते हैं उसे अक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेशवाहक उपलब्ध नहीं होते हैं उसे अक्षय परत कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है नाभिकीय विखंडन क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जब किसी बाहरी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और देखिए एक बात और, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे हमसे उदाहरण भी डायरेक्टली पूछा जाता है। एमसीक्यू में आपसे उदाहरण पूछ लेगा। तो देखिए बात करें विखंडन की, विखंडन का मतलब होता है टूटना, और बात करें संलयन की, उसका मतलब होता है जुड़ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
और नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन से अंतर भी आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए बात करें नाभिक के विखंडन की, तो जब किसी बाहरी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को नाभिक के विखंडन कहते हैं। और देखिए इसका मैं उदाहरण से वर्णन करना था। तो ये क्या है, ये है न्यूट्रॉन और ये है यूरेनियम, ये है न्यूट्रॉन। तो इससे क्या बनेगा, बैरियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन और ऊर्जा। तो देखिए आपको इसका उदाहरण लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है नाभिक के संलयन। तो देखिए विखंडन और संलयन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नाभिक के संलयन का हमें उदाहरण सहित वर्णन करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक बाहरी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिक के संलयन कहते हैं। तो आप इसका उदाहरण ये लिख कर आएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य का सूत्र रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य का सूत्र रिडबर्ग नियतांक के पद में लिखना है। तो हम लिखते हैं 1/λ इक्वल टू होता है आर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, आर रिडबर्ग नियतांक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर लिखिए। तो हमें यहाँ पर समस्थानिक और संभारिक में अंतर लिखना है। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान जबकि संभारिक में परमाणु भार समान होता है। तो इसमें अंतर क्या है कि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है और जबकि संभारिक में क्या होता है, परमाणु भार समान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखिए एक ट्रिक से आप इसको ये भी याद रख सकते हैं, समभारिक। तो इसमें क्या होता है, परमाणु भार क्या आ रहा है, भार आ रहा है, क्योंकि भार एक, तो क्या होता है, परमाणु भार समान होता है, लेकिन समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, इसका किलोग्राम के साथ संबंध लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं और एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नाभिक के विखंडन तथा नाभिक के संलयन में उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया था कि MCQ में डायरेक्टली पूछा जाता है। चाहे आप 2019 का पेपर उठाकर देख लीजिए, 2025 का पेपर उठाकर देख लीजिए, बार बार रिपीट हुआ है। इनसे में उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको नाभिक के विखंडन और संलयन का उदाहरण अच्छे से पता होना चाहिए। तो नाभिक के विखंडन का उदाहरण क्या है, परमाणु बम और परमाणु भट्टी, जबकि नाभिक के संलयन का उदाहरण है सूर्य और हाइड्रोजन बम। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में आवेशवाहक कौन से होते हैं। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में क्या होता है, कोटर होते हैं। क्या होता है, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में आवेशवाहक कौन से होते हैं, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में कोटर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/√2m के, या इसको हम चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/p या लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। क्योंकि यहाँ पर p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mv भी लिख सकते हैं, क्योंकि p क्या होता है, संवेग होता है। तो आप चाहे तो इनमें से कोई सा भी सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, इसका कोणीय संवेग प्लांक नियतांक के पदों में लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं J इज इक्वल टू होता है n इंटू h/2π। ठीक है, ये आप चाहे तो J की जगह लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2π, और यहाँ पर n की जगह आप एक भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा mvr इज इक्वल टू h/2π, जहां पर n क्या है, क्वांटम संख्या को बताता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में बनती है। तो लाइमर श्रेणी पराबैंगनी भाग में बनती है। क्या बनती है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में बनती है, तो लाइमर श्रेणी पराबैंगनी भाग में बनती है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी किस भाग में होती है। तो आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमसे पूछा जाता है। तो लाइमर श्रेणी में क्या होती है, पराबैंगनी भाग में होती है, और बामर श्रेणी दृश्य भाग में होती है, और पाश्चन श्रेणी अवरक्त भाग में होती है, और ब्रैकेट श्रेणी भी हमारी अवरक्त भाग में होती है। जबकि फुंड श्रेणी किसमें होती है, ये अवरक्त भाग में होती है, यानी कि पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड ये अवरक्त भाग में होती है, और लाइमन श्रेणी क्या होती है, पराबैंगनी भाग में, और बामर श्रेणी क्या होती है, दृश्य भाग में होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा गया पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण लिखने हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हीरे का चमकना, प्रकाशिक तंतु और कांच में पड़ी दरार का चमकना, ये पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण है। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है किसी प्रिज्म के पदार्थ के पठनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं n इज इक्वल टू साइन ए प्लस सिग्मा एम अपॉन 2 अपॉन साइन a/2, जहां पर n क्या है, अपवर्तनांक है, a प्रिज्म कोण और सिग्मा m न्यूनतम विचलन कोण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू होता है n-1 ब्रैकेट में 1/r1
-1/r2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फोकस दूरी निम्न बातों पर निर्भर करती है, पहली अपवर्तनांक, दूसरी वृत्त त्रिज्या और तीसरी प्रकाश के रंग पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो हम यहाँ पर गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखना है। तो ये हो जाएगा n/v - 1/u इक्वल टू ब्रैकेट में n-1/r, जहां पर n क्या अपवर्तनांक है, u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी और r क्या है, r वृत्त त्रिज्या है। अब अगला क्वेश्चन है कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है उसे कला संबंध स्रोत कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया ना कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है उसे कला संबंध स्रोत कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो हम इसमें लिखते हैं प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए और अवरोध छिद्र बराबर किसके हो जाएगा, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के। तो प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए और अवरोध छिद्र बराबर किसके होता है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के। अगला क्वेश्चन हमारा, दैलीय आवर्ती से आप क्या समझते हैं। तो हम यहाँ पर दैलीय आवर्ती का सूत्र लिखना है और दैलीय आवर्ती से हम क्या समझते हैं ये लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे किसी धातु पर डालने पर धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए उसे दैलीय आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे किसी धातु पर डालने पर धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए उसे दैलीय आवृत्ति कहते हैं। और बात करें इसके सूत्र की तो हो जाएगा ν0 इक्वल टू c/λ0, जहां ν0 है दैलीय आवृत्ति, c है प्रकाश चाल और प्रकाश चाल का जो मान होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और बात करें λ0 की तो यह है दैलीय तरंगदैर्घ्य है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। तो हम यहाँ पर कार्यफलन की परिभाषा देनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। तो कार्यफलन किसे कहते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। और W0 इक्वल टू होता है h × ν0, या हम चाहे तो इसकी ν0 की जगह c/λ0 भी ले सकते हैं। तो W0 इक्वल टू हो जाएगा hc/λ0। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। तो हम यहाँ पर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण लिखेंगे और उसका प्रतीक भी लिखेंगे। प्रतीक यानी कि इसकी नेमिंग करनी है। तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है, हाफ mv² और v क्या है इसमें मैक्सिमम है, इक्वल टू हो जाएगा h - ν0, जहां पर m क्या द्रव्यमान है, v मैक्सिमम अधिकतम वेग है और ν क्या है प्रकाश की आवृत्ति है और ν0 क्या है फोटोन की आवृत्ति है और h क्या है, h हमारा प्लैंक नियतांक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, अगला क्वेश्चन हमारा क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सघन माध्यम में बना व्यापतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे, तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण को क्या कहते हैं, सघन माध्यम में बना व्यापतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। और हम नोट करके यहाँ लिखते हैं पदार्थ के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच संबंध भी पूछ लेता है। तो ये होता है n इक्वल टू 1/sin c। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे इसमें, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वृत्त त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो हमें यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वृत्त त्रिज्या में संबंध लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वृत्त त्रिज्या की आधी होती है। तो f इक्वल टू हो जाता है r/2 की, या हम चाहते हो इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू 2f, जहां पर f क्या है फोकस दूरी और r क्या है, r वृत्त त्रिज्या है। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन से पूछा गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त लिखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहली शर्त है प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।